Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है? नहीं Yes, sir. sir. आज तो कितना टावर जुड़ रही है. ठीक है, आज देखेंगे चुनाव की व्यवस्था। तुम्हारी बुक में क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा क्लियर हो जाएगा, आपके नेट की प्रॉब्लम है। बाकी सबको नो सर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है बेटा, आपके पास भी आ जाएगा। सर्वर प्रॉब्लम है ना? देखो 1-2 मिनट क्या होता है, कभी कभी इंटरनेट की स्पीड कम होती है ना, है ना, तो उसमें डाटा पूरा नहीं पहुंच पाता और वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लिया करो। अगर सभी के पास नहीं आ रहा हो 1 मिनट के बाद में, तो फिर आप कंप्लेंट क्या करो, 1 आधी मिनट में क्लियर हो जाता है ना। चुनाव की व्यवस्था देखो। चुनाव की व्यवस्था 2 प्रकार की। पहली, सर्वाधिक मत जीत, सर्वाधिक मत जीत प्रणाली, और दूसरी है समानुपातिक या अनुपातिक। समानुपातिक मतदान पद्धति। ठीक है, अब ये तो हमने देख ही लिया था कि ईवीएम क्या है, ईवीएम कैसे आई, कब आई, है ना, ये देख लिया था क्या? ईवीएम को लेकर चर्चा हो गई थी क्या अपनी क्लास में? नो सर। नहीं हुई? No, sir. ईवीएम No देखो। sir. ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक काही दाद निकाले थे. वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये किसका नाम है? ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम से हम ये भी देख सकते हैं कि ईवीएम मेन कार्य क्या करती है, मतदान की प्रक्रिया को पूरा करना। ठीक है, आजकल वर्तमान में मतदान किससे हो रहा है? ईवीएम से हो रहा है। देख लीजिए आप, इस तरीके की ईवीएम होती है। ईवीएम इस तरीके की होती है। इसमें क्या होता है कि यहां पर तो उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार का नाम, यहां पर चुनाव चिन्ह, यहां पर क्या है, चुनाव चिन्ह है। और यहां पर स्विच होंगे बटन, इस तरीके से, इस तरीके से स्विच होंगे। ठीक है बेटा, और यहां पर लाइटें होंगी ग्रीन और रेड, ये ऊपर का पोर्शन इस तरीके से होगा। यहां पर क्या होगी, लाइट होगी। इतनी बात समझ में आई? ये किसका चित्र है? ईवीएम का। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहां पर नाम होगा, जैसे उम्मीदवार है ए, बी, सी, डी, ई और नोटा, इस तरीके से होगा, है ना। अब यहां पर पहले कटा हुआ हाथ का निशान, फिर कमल के फूल का निशान, फिर
ऐसा कुछ निशान, फिर ऐसा कुछ, है ना, ये सिंबल्स होंगे। जैसे मान लो आपको सी को वोट डालना है, तो आप इस बटन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और बीप की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी, बीप की। और यहाँ पर ग्रीन लाइट शो करेगी, इसका मतलब आपका मतदान हो चुका है, मतदान हो चुका है। आई बात बेटा समझ में? यहां तक की बात किसके समझ में नहीं आई? हम क्या पढ़ रहे हैं, ईवीएम। ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये किस तरीके की दिखती है, इस तरीके की। आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला जो आता है ना, हारमोनियम, पेटी बाजा जिसे बोलते हैं, अभी नया आया डिजिटल वाला। एक तो आता था वो यूं करने वाला, है ना, एक आता था बड़े वाला यूं, तो उसी शेप का ही आता है ईवीएम। उसमें सामने फ्रंट पे आप देखेंगे तो उम्मीदवार का नाम नजर आता है कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं। सेकंड पे देखेंगे तो उनके इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह, क्या क्या चुनाव चिन्ह उसके हैं, हमें उससे कैसे पहचानना है, या हम किसको वोट दे रहे हैं ये हमें कैसे पता लगेगा, इन सिंबल्स के माध्यम से पता लगेगा। फिर इसके आगे बटन होगा, स्विच होगा, उसे हमें प्रेस करना होता है, दबाना होता है। और जिसको हम मतदान करना चाहते हैं उसी के सामने का बटन हम दबाने वाले हैं। हमने मतदान किसको किया, सी को किया, तो सी के जैसे ही हमने बटन प्रेस किया, यहाँ पर ग्रीन लाइट शो हुई, इसका मतलब हमारा मतदान हो चुका है। अब कई सवाल यहाँ पर बनेंगे। नंबर एक बात, आपका मतदान हुआ है या नहीं, इसकी गारंटी क्या है? पहला, इसकी ये गारंटी है कि बीप की आवाज आई है और ग्रीन सिग्नल शो हुआ है, इसका मतलब मतदान हुआ है। हमारा मतदान हमने जिस उम्मीदवार को दिया उसी को गया है। इसके लिए क्या किया गया है, तो इसके लिए किया गया है वीवीपैट। क्या बनाया गया है, वीवीपैट बनाया गया है। वीवीपैट, आपने डस्टबिन देखा होगा, है ना, डस्टबिन का जो डब्बा आता है इस तरीके का, इस तरीके का डस्टबिन का डब्बा आता है, इस तरीके का। और इसमें यहाँ पर एक कांच का मिरर लगा होता है, जहां से ये प्रिंट होकर पर्ची निकलती है, ये इस मशीन से कनेक्ट होता है। ठीक है बेटा। अब देखो होता क्या है, वीवीपैट के बारे में पूछ लिया जाए, क्या है, मतदान करने के बाद किसे मतदान गया है उसकी स्लिप यहां से निकलकर इस बॉक्स में गिरती है, ताकि हम ये आकलन कर सकें कि ईवीएम में जितने वोट हैं उतने ही वोट की पर्चियां वहां पर आई या नहीं। तो ईवीएम को क्रॉस चेक करने के लिए भाग को चेक करते हैं ना, भागफल को देख कर, है ना, क्या आया शेष वगैरह, उसको मल्टीप्लाई करके, उसी तरीके से ईवीएम में कितने वोट डाले गए, किसने कितने वोट डाले, सॉरी किसको कितने वोट डाले, उनका टेली वीवीपैट से कर लेते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि ईवीएम सही है या गलत। यदि किसी उम्मीदवार को शक हो, यदि कोई वीवीपैट देखना चाहे, तो उनकी भी काउंटिंग फिर हो सकती है। इसका मतलब मतदान को पारदर्शी बनाने की ये व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, पारदर्शी बनाने की क्या है, व्यवस्था है। कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल, क्या ईवीएम सुरक्षित है क्या? कि जैसे मान लो एक बंदा जो सी को वोट दे रहा था 10 बार अगर बटन दबा दे, तो क्या 10 वोट नहीं डलेंगे? क्या हो सकता है एक भी वोट नहीं डले, वो दबाने जाए और बीप की आवाज आए ही नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाए? देखो, बीप की आवाज आना तो अनिवार्य है, क्योंकि ये जब शुरू होती है तभी यहाँ पर ग्रीन लाइट जलती है ना, और जब ग्रीन लाइट जल रही है इसका मतलब वोट डालने के लिए तैयार है, तो बीप की आवाज तो आएगी। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे कि इसको 2 बार 3 बार प्रेस भी करते होंगे, तो ये ऑटो कट होती है ना, ऑटो कट होती है ना, जैसे करंट आता है तो एमसीबी डाउन हो जाती है, उसके बाद एमसीबी ऑटोमेटिक ऑन नहीं होती, हम ही जाके करते हैं। तो ऐसे ही ये भी ऑटो कट होती है। आपने देखा होगा कि वहां पर एक ऑपरेटर बैठा होता है जिसे बीट अधिकारी या उस कमरे का अधिकारी कहा जाता है। जब भी एक व्यक्ति मतदान करने आता है तो वो ईवीएम को ऑन कर देता है। जैसे ही वो ईवीएम पे मतदाता आया
और उसने वोट डाला, ईवीएम ऑटो कट हो गई, अपने आप बंद हो गई। अब जब तक वो अधिकारी इसे ऑन नहीं करेगा दूसरा वोट नहीं डाला जा सकता। इसका मतलब एक व्यक्ति एक बार दबाए चाहे 100 बार दबाए, वोट कितना डलेगा? एक ही डलेगा। इसका मतलब ये क्या है? पारदर्शी है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता जितनी बार वोट दबाते तो वोट डल रहे होते तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ईवीएम के कुछ तथ्य हैं, यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ। ईवीएम का पूरा नाम लिख लो। क्वेश्चन, ईवीएम का पूरा नाम लिखें। सर आपने जो पारदर्शी लिखा है इसका मतलब क्या है? पारदर्शी का मतलब बिना भेदभाव के, ट्रांसपेरेंसी। जैसे मान लो इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, है ना। यहाँ जहाँ मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ वहां कितने बच्चे बैठे हैं? 10 बच्चे बैठे हैं। और यहाँ हो रहा है एग्जाम। अभी मेरे सब्जेक्ट का पेपर नहीं है और पेपर है आज अंग्रेजी का। मैं आया, 2 बच्चों को क्वेश्चन बता के चला गया, समझना है ना। तो ये क्या है? पारदर्शी एग्जाम हुआ क्या? नहीं, इसमें बेईमानी हो गई ना। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी प्रकार की बेईमानी ना हो, फर्जीवाड़ा ना हो, उसे पारदर्शी व्यवस्था कहते हैं। ईमानदारी के साथ। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखना, समझ रहे हो ना। जिस कांच में आर पार नजर आता है उसमें कहीं कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। तो मैं किसी को अगर नहीं बता रहा हूं तो सबके साथ समानता का व्यवहार है, कहीं उसमें बेईमानी नहीं हुई है। समझ में आया बेटा? यस सर। और कुछ पूछना है? नो सर। लिखो, ईवीएम का पूरा नाम लिखें। ईवीएम का पूरा नाम लिखें। अगला सवाल लिखो, भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? तो ये हुआ 1990 के दशक में, याद रखना है, ठीक है। पहली बार, अगला सवाल लिखो, पहली बार पूरे भारत में, पहली बार पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव कब हुआ? ईवीएम से चुनाव कब हुआ? तो ये कब हुआ? 2004 को। अब ये भी याद रखना है, पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? तो कब हुआ? 1990 में, यानी कि दशक में फर्स्ट टाइम यूज हुआ ईवीएम का। दूसरा, पहली बार पूरे भारत में, पहली बार इस्तेमाल हुआ, कुछ इलाके में हुआ टेस्टिंग के लिए। पूरे भारत में चुनाव एक साथ कब हुए ईवीएम से? 2004। और पहले प्रधानमंत्री कौन बने ईवीएम से? मनमोहन जी। कौन थे? मनमोहन जी थे। क्या थे? पहले प्रधानमंत्री बने थे। किसके चुनाव होने से? ईवीएम के चुनाव होने से। अब ये याद रहेगा। अब देखो ईवीएम को लेकर सवाल क्या उठे भारत में, वो भी देख लो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईवीएम में क्या है? गड़बड़ है, यानी कि ईवीएम क्या है? गलत है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कहीं भी वोट डालो किसी विशेष पार्टी को इसमें वोट मिलते हैं। सुना है ना ऐसा कि ईवीएम में फर्जीवाड़ा है, ईवीएम में गड़बड़ है। बहुत बार ऐसी बातें आपने सुने होंगे कि मोदी सरकार है वो ईवीएम को इसलिए चला रही है ताकि वोट उसी को मिले। तो 2-4 सवाल यहाँ पर हो सकते हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस। अगर ये गलत होते तो चुनाव होने ही नहीं देते, है ना। अगर बीजेपी होती तो भी चुनाव नहीं होते और कांग्रेस होती तब भी चुनाव नहीं होते, गलत होते तो। ईवीएम वास्तव में आई कब? मनमोहन सिंह के काल में आई। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, कांग्रेस इसके लिए राजनीतिक हथकंडे हैं। दूसरी चीज, अगर ईवीएम गलत होती तो निर्वाचन आयोग सभी दलों को आमंत्रित नहीं करता। सभी दलों को क्या नहीं करता? आमंत्रित नहीं करता।
हुआ क्या, जब ईवीएम पे सवाल उठे तो सभी दलों को निर्वाचन आयोग ने बुला लिया कि भाई सब आप आ जाओ और ईवीएम को गलत साबित करके दिखाओ। आप कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है तो गलत साबित करके दिखाओ। कुछ दल तो गए ही नहीं, और जो गए वो साबित नहीं कर पाए। उन्होंने, किसी ने ईवीएम को छुआ तक नहीं। इसका मतलब क्या है, वो भी जानते हैं कि ईवीएम गलत नहीं है। अगर ईवीएम गलत होती तो वो साबित करके दिखा देते, क्योंकि जो आरोप लगाता है वह साबित भी करता है। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, उन्हें साबित करना क्या है, जरूरी है। लेकिन उन दलों में से किसी ने भी ईवीएम को गलत साबित नहीं किया। इसी कारण हमारे देश में कंटिन्यू ईवीएम क्या है, जारी है। और इसी से क्या होते हैं, अभी भी चुनाव होते हैं। आप देखें गहलोत साहब की सरकार हमारे यहाँ ईवीएम से ही बनी है। तो ईवीएम पे आरोप लगते रहे हैं, लगते भी रहेंगे। पहले भी हमारे यहाँ हारने वाले ऐसे ही आरोप लगाते हैं। ये आरोप ठीक ऐसे ही है कि अंगूर खट्टे हैं। बताओ ईवीएम से कोई सवाल पूछना हो तो, ईवीएम के बारे में कुछ पूछना हो तो, ईवीएम क्लियर है? यस सर। आगे sir. देखो, सर्वाधिक Yes, मतदान sir. प्रणाली दो है, दोनों में अंतर करते हुए चलेंगे। पहले देखो सर्वाधिक मतजीत प्रणाली, इसे कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अपने तो हिंदी है ना, हटाओ इसको, मतलब ही नहीं है। सर्वाधिक मतजीत प्रणाली, इसमें क्या होता है, पड़ोसी से एक ज्यादा, ये देसी भाषा की लाइन याद रखना बस, पड़ोसी से एक ज्यादा, बस वही क्या होगा, विजेता, जीतने वाला है। ठीक है, विजेता होगा ना। एक बात समझ में आई कि पड़ोसी से क्या लाना है, एक ज्यादा लाना है। और अगर पड़ोसी से एक ज्यादा आप ले आए तो सर्वाधिक मतजीत प्रणाली में आपकी क्या हो गई, जीत हो गई। अब ये एक ज्यादा क्या है, इसको ध्यान से समझना। हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है बेटा, बहुदलीय व्यवस्था है। एक बात, हमारे यहाँ भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। सर्वाधिक मतजीत प्रणाली में कोई भी, ये लाइन काम की है, कोई भी न्यूनतम, कोई भी न्यूनतम वोट प्रतिशत तय नहीं किया गया है, तय नहीं किया गया है। ये बात काम की है, ये समझनी चाहिए कि कोई भी न्यूनतम वोट प्रतिशत तय नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जीतने के लिए, देखो आप 10वीं क्लास में थे तो आपको परसेंटेज कितना चाहिए था, 36, 48, 60, बताओ था कि नहीं। अगर इतना है तो केवल क्या है, पास, और वो भी किसमें, थर्ड डिवीजन। सही कह रहा हूं बेटा मैं? ये क्या था, सेकंड डिवीजन, ये क्या था, फर्स्ट डिवीजन, और इससे नीचे क्या था, फेल्ड। फेल भी नहीं, फेल्ड लिखा हुआ था। यही बात होती थी ना, हमारे बोर्ड का सिस्टम यही है। Yes, आवाज sir. आ रही है सबको? Yes, sir. अब इस सिस्टम में देखो, क्या आपको फ्री छोड़ा गया है क्या न्यूनतम को? नहीं, इसमें न्यूनतम को लेकर फ्री नहीं है। आप जितने चाहें परसेंटेज नहीं ला सकते, आपको कम से कम कितने लाने पड़ेंगे, 36 लाने पड़ेंगे। बताओ सही है गलत? सही है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखो। दो बातें समझ में आई, एक तो वो व्यवस्था जिसमें न्यूनतम लाना आपके लिए अनिवार्य है, लेकिन ये स्कूल की व्यवस्था, ये मतदान की व्यवस्था है। इसमें कितने भी आप ले आओ, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर 100 व्यक्तियों में से 2 भी ले आए और
तो भी विजेता हो सकते हो, 100 में 2 लाख लिया है तब भी आप हार सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की न्यूनतम मूल्य या न्यूनतम मतदान की वैल्यू नहीं रखी गई है। इसमें क्या होता है, सभी उम्मीदवारों से एक ज्यादा वोट विजेता बनाता है। ये भी काम की चीज है। क्या बनाता है? विजेता। अब यहां पर एक बात और, जब दलीय व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय है ना। तो हमारे यहाँ जो मतदान क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वो कैसे होते हैं? एक सदस्य ही होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र कैसे होते हैं? एक सदस्य ही होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य ही होते हैं। अब ये भी समझो कैसे, एक जगह से, एक निर्वाचन क्षेत्र से, जैसे हरमाड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र है, आमेर एक निर्वाचन क्षेत्र है ना, झोटवाड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र है, चोमू एक निर्वाचन क्षेत्र है, और एक निर्वाचन क्षेत्र से व्यक्ति कितने जीत कर जाएंगे? एक। आप बताओ, एक गांव में सरपंचों का चुनाव होता है, ऐसे देखो, गांव में क्या होता है? सरपंच का चुनाव। तो सरपंच के चुनाव के लिए 2, 5, 10, 20 बंदे खड़े होते कि नहीं होते? एक बंदा ही अगर सरपंच के लिए चुनाव के लिए खड़ा हुआ तो क्या चुनाव कराने की जरूरत है? क्या नहीं, उसी को बस साइन वाइन करवाए, बन गया सरपंच। और ये सरपंच कैसे बना? निर्विरोध। देखो कंडीशन देखो, एक बंदा ही क्या हुआ? खड़ा हुआ, तो ये कैसे जीत जाएगा? निर्विरोध, यानी कि इसके सामने कोई है ही नहीं। एक से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब इनमें क्या होगा? चुनाव होगा, और जीतेगा कौन? एक ही जीतेगा। यहां भी ये बात किसको समझ में नहीं आ रही? यहां तक कोई प्रॉब्लम? छवि समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। यस सर। देखो, अकेला अगर बंदा हो तो निर्विरोध जीत ही जाएगा, किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो, 2, 5, 10, 20 कितने भी हो, तो उनमें से भी जीतेगा कौन? एक। इसी व्यवस्था को कहते हैं एकल निर्वाचित क्षेत्र सदस्य, या एक निर्वाचन में एक सदस्य होगा। निकिता यादव, एवरीवन नहीं है, 11 की है। क्या लिखा है बेटा आपने? सर ये बुक का नाम पूछे थे, कौन सी क्लास की बुक लेके आए? क्लास तो बेटा मैंने बुक तो बताई दी थी आपको। नहीं सर, ये ललिता ऐसे बोल रही है कि 12th क्लास की बुक लानी है क्या? नहीं नहीं, 11th की लानी है। हाँ ऐसे ही बोली, 11th की लानी। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, और राजनीतिक सिद्धांत, ये 2 बुक लानी है। देखो कुछ स्कूलें ऐसी हैं, हो सकता है ये पुरानी स्कूल में जब पढ़े हो बच्चे तो वहां 11th 12th एक साथ चलती हो। मेहता स्कूल में 11th अलग से चलती है, 11th का पूरा कोर्स अलग है जो बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है ना। एनसीईआरटी जो लागू हुई है वही 11th की चलेगी। फिर जब 11th कंप्लीट हो गया आप 12th में चले जाएंगे तो 12th की क्लासें अलग से चलेंगी, किताबें अलग से चलेंगी। ऐसा नहीं है कि 11th और 12th की दोनों की किताबें एक ही हों, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है, 11th की किताबें 11th में चलती हैं, 12th की किताबें 12th में चलती हैं। पॉलिटिकल साइंस की तो बाकी टीचर से आप अपना आप पूछ लेना। देखो निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य होता है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ एक क्षेत्र से उम्मीदवार कैसा जीत कर आएगा? एक ही जीत कर आएगा। अब देखो क्या है, भारत में व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय व्यवस्था। इसका मतलब क्या है? दल 2 से क्या है? ज्यादा हैं, और सभी क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं। दूसरा संसदीय शासन व्यवस्था है, तो हमने देखा था संसदीय शासन व्यवस्था कैसी होती है, 10th में खूब डिटेल से हमने पढ़ा है। कोई भी न्यूनतम वोटों का प्रतिशत तय नहीं किया गया है,
इसका मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं है। आपको कितने परसेंट वोट लाने पर जीत मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप 10% पे जीत जाएं, हो सकता है आप 80% पे हार जाएं। तो कोई भी न्यूनतम वोट लाने की प्रतिशतता तय नहीं की गई है। सभी उम्मीदवारों में से एक से ज्यादा विजेता एक वोट, यानी कि 10 लोग खड़े हैं, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, एक ज्यादा वोट अगर किसी को मिला पड़ोसी से तो वो विजेता हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य होता है, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुनकर आएगा। आप चाहे तो इन्हें नोट कर लें या याद रख लें। कर लिया बेटा नोट इसको? यस सर। Yes, sir. हटा दें? यस सर। नो सर। लिख लो इसको फटाफट, लिखते बता देना मेरे को। व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय व्यवस्था है ना। बहुदल में क्या होता है? एक से ज्यादा दल होते हैं। दूसरी क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। सर मुझे सर्वे सर्वे का वो माइक ऑफ करवाना। क्या हुआ बेटा? ये सर्वे शर्मा कौन है सर? अरे माइक ऑफ कर दें आप सब लोग। सर्विस सव्य माइक ऑन क्यों कर रखा है? ठीक है, कोई भी न्यूनतम प्रतिशत वोटों का नहीं रहेगा। सभी उम्मीदवार एक से ज्यादा अगर वोट मिलते हैं उम्मीदवारों में से किसी को भी तो जीत जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा? एक सदस्य होता है। हो गया बेटा ये? यस सर। अब देखो Yes, sir. एग्जाम्पल देखो आप। ये एग्जाम्पल समझ में आना ही चाहिए, है ना। एग्जाम्पल समझ में आ गया तो पद्धति भी समझ में आ गई, नहीं तो नहीं बैठेगा मामला। 4 आदमी खड़े हो रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्र है आमेर। नाम तो सुना है ना आमेर का? अपना निर्वाचन क्षेत्र सांसद का आमेर ही है। इसमें ए है, बी है, सी है और डी। ये 4 लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं। एक को मिले टोटल वोट कितने हैं? 100। टोटल वोट कितने हैं? 100। एक को केवल 4 वोट मिले, बी को केवल 3 वोट मिले, सी को केवल 2 वोट मिले और डी को केवल 6 वोट मिले। अब आप देखो वोट कितने थे टोटल? 100। इसका मतलब इसके विपरीत कितने पड़े? 94। 94 विपक्षी हैं या क्या है? विरोधी हैं। यही बात हुई। 94 क्या है? या तो क्या है? विपक्षी या विरोधी। और 6 लोग क्या हैं? केवल पक्ष में। मतलब यही है इसका कि 6 लोग तो क्या हैं? पक्ष में, और 94 लोग क्या हैं? विपक्ष में। इनके तो और भी बुरा हाल है। इनके विरोध में कितने हो गए? 98। इनके कितने हो गए? 97। और इनके कितने हो गए? 96। यहां तक की बात किसके समझ में नहीं आई? ज्योति यादव क्लियर है बेटा? यस सर। सर मुझे समझ में नहीं आया। नहीं आया? देखो चलो ये देखो, यहां तक की बात इसको हटा दो। ऊपर वाला समझ में आया? यस सर। नीचे वाला छोड़ दो। एक को कितने वोट मिले? 4। बी को कितने मिले? 3। सी को कितने मिले? 2। और डी को कितने मिले? 6। ये बात समझ में आई? जीता कौन? बी। डी जीता। सर डी। यस डी सर। जीता। अब आप बताओ डी किस आधार पर जीता? पड़ोसी से ज्यादा है। यही बात हुई। डी किस आधार पर? देखो सबसे कम किसको मिले? ये। इससे ज्यादा कौन है? ये। इससे ज्यादा कौन है? ये। इससे ज्यादा कौन है? ये। यानी कि जितने भी निकटवर्ती हैं
इनमें सबसे ज्यादा वाला जीतेगा, सबसे ज्यादा वाला जीतेगा, ये बात है। और ज्यादा कितना, एक भी ज्यादा हो सकता है। एक शर्त समझ में आई बेटा कि पड़ोसियों से ज्यादा वाला जीतेगा, और ज्यादा कितना हो सकता है, एक भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। अपनी सर्वाधिक मत जीत प्रणाली तो इतनी ही है, समझ में आई बात? अब मैं आगे की Yes, बात sir. लेके चलता हूँ, जो आपके ग्रेजुएशन में ही आएगा पोर्शन, है ना। अभी तो नहीं है अपने, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन जब पढ़ ही रहे हैं तो एक बात और पढ़ लो, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ज्यादा ठीक। यहाँ तक का ही आपके सिलेबस में है, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, है ना। देखो क्या है, 4 लोगों का ही समर्थन ले रहा है ये, एक ही देखो केवल उदाहरण, इसको हटा दो। देखो विजेता कितने वोटों वाला है, 6 वोटों वाला है। विजेता कितने वाला है, 6। तो आप सोच के देखो इसका विरोधी कितने हैं, 94 लोग विरोधी होते हुए भी जीत गया ये किस प्रणाली की विशेषता है, सर्वाधिक मत जीत की विशेषता है, कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होगा, कितने लोगों की सरकार बनेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें राहुल गांधी जी का उदाहरण लेते हैं। राहुल गांधी जी को मिले 2 लाख वोट, कितने मिले, 2 लाख। और स्मृति ईरानी को कितने मिले, 2,01,000। जीतेगा कौन, स्मृति ईरानी? 2 लाख। अरे भाई जीतेगा कौन, स्मृति। स्मृति ईरानी। तो आप बताओ ये 2 लाख गड्ढे में गए कि नहीं गए, किसी काम के हैं क्या? नो सर। यही बात मैं यहां समझाना चाह रहा हूं कि इसमें जो विपक्ष वाले वोट होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, एक बात। दूसरी विशेषता इसकी क्या है नकारात्मक में, कि एक जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जिसका प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं होता। 94 लोग नहीं चाहते कि डी जीते, फिर भी डी जीत गया। 2 लाख लोग नहीं चाहते कि स्मृति ईरानी जीते, फिर भी स्मृति ईरानी जीत गई। बताओ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो सर्वाधिक मत जीत की विशेषता भी देख ली और कमियां भी देख ली। तो इस एग्जाम्पल को आप उतार लो ऐसे के ऐसे ही, ये लो, इतना उतार लो और डी को विजेता कर दो। यही सर्वाधिक मत जीत प्रणाली की क्या है, विशेषता है। इसमें विजेता कौन हो गया, डी। ठीक है बेटा, उतार लिया। अब बताओ ये पहली पद्धति किसके समझ में नहीं आई? पहली पद्धति किसके समझ में नहीं आई? निखिल सर आ गई। पहले क्लियर है? तो सर्वाधिक Yes, sir. मत जीत प्रणाली क्या है, आपको अंतर करना है, ध्यान रखना है ना, अंतर करना है आपको, तो बहुत ध्यान से सुनना। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र कैसा होता है, एक। आप माइक ऑन कर लीजिए और जवाब दीजिए सवालों का, है ना। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में सब लोग ऑन कर लें, फिर बंद कर देना मुझे बोलते ही। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र कैसे होते हैं, एकल एक निर्वाचन। सदस्यीय। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में उम्मीदवार कितने जीत कर आते हैं, एक जीत कर आएगा। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में कितने लोग खड़े हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कितने भी हो कितने भी हो सकते हैं। वेरी गुड। सर्वाधिक मत जीत प्रणाली में न्यूनतम जो मतदान का क्राइटेरिया रखा गया है वो कितना % है, 100%। बिल्कुल नहीं, 0%। कोई नहीं है। 6% वाला जीत रहा है ना, 0% है। 0%। कितना भी हो सकता, 0% तो नहीं होगा, कितना भी।
सर्वाधिक मजबूत प्रणाली में विजेता को कितने वोटों का अंतर चाहिए? एक वोट का। पड़ोसी से क्या चाहिए? एक ज्यादा चाहिए। और चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र कैसा होता है? इसमें एकल, आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत की लोकसभा में कौन सी प्रणाली पाई जाती है? भारत की लोकसभा में कौन सी प्रणाली पाई जाती है? सर्वाधिक मजबूत प्रणाली पाई जाती है। क्वेश्चन लिखो, भारत की लोकसभा में किस प्रकार से चुनाव होता है? भारत की लोकसभा में किस प्रणाली से चुनाव होता है? आंसर आएगा सर्वाधिक मजबूत प्रणाली से। विधानसभा में भी यही था भाई। रामलाल जी को कितने लोग जानते हैं? चोमू जो विधायक हैं, जानते हो क्या? केवल 1100 वोटों से जीते हैं पिछले चुनाव में, है ना। जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनसे कितने वोटों से जीते? केवल 1100 वोटों से ही। तो बड़ा कम मार्जिन था। और अगर ऐसा होता कि कम परसेंट मिलेगा, कैसा मिलेगा, तो मामला हो जाता गड़बड़। अब दूसरी देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसको ऐसे समझते हैं कि इसमें प्रतिनिधि को वोट नहीं दिया जाता। प्रतिनिधि को वोट नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। अब ये क्या बीमारी आ गई? ये देखो, आप देखो बेटा, सर्वाधिक मजबूत में किसको वोट दिया गया था? ए को, व्यक्ति को दिया गया था। कितने व्यक्ति खड़े थे? 4। और जीता 4। कौन था? डी। हमने वोट डी। किसको दिया था? ए, बी और सी, डी, चारों को। किसी ने किसी को दिया होगा, आम जनता ने चारों को वोट दिया, तभी तो चारों में से कितने कितने वोट आए थे। यहां पर आप प्रतिनिधि को वोट नहीं देंगे, जबकि किसको देंगे? पार्टी को। किसको वोट देंगे? पार्टी को। अब ये थोड़ा सा विचित्र मामला आ गया, समझ में आ रही है बात? यहां तो वोट किसको दिए थे? उम्मीदवार को, और उसके नाम पर दिए थे, उसकी छवि पर दिए थे, और पार्टी की छवि पर दिए थे। यहां उम्मीदवार आपको पता ही नहीं है कौन है, ठीक है। यहां पर क्या है? पार्टी है, और पूरी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, पूरी पार्टी। और आप या तो कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी को वोट देंगे, इसके अलावा आपके सामने किसी का नाम नहीं होगा, ठीक है। जब चुनाव हो जाएंगे तो पार्टी एक लिस्ट जारी करेगी। क्या जारी करेगी? लिस्ट जारी करेगी। और उस लिस्ट में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी उम्मीदवारों का वो चुनाव है, उस लिस्ट में क्या होंगे? नाम होंगे। और वो किस आधार पर होंगे? वरीयता क्रम के आधार पर। किसके आधार पर? वरीयता क्रम। अब ये वरीयता क्रम क्या है वो देख लो। जैसे मान लो अपने इंडिया टीम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इंडिया टीम। तो विराट कोहली 11वें नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा? पहले नंबर पे आएगा, कप्तान है, तगड़ा दमदार खिलाड़ी है ना। रोहित शर्मा को लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट नाम होंगे, जो महत्वपूर्ण नेता होंगे, वो वरीयता क्रम में क्या जाएंगे? सबसे ऊपर, बाकी के नीचे आते जाएंगे। इन्होंने ये तय कर दिया कि 40% अगर वोट मिले तो यहां तक के नेता आएंगे, 50% वोट मिले तो यहां तक के, 60 के यहां तक के, 70 के यहां तक के, 80 90 और 100। इस तरीके से इसमें क्या तय होती है? वरीयता तय होती है। टाइम अप हो गया है, इसमें आगे का पढ़ेंगे अपन कल। इसको पढ़ना आप आज ही, दोनों पद्धतियों को, कि सर्वाधिक मजबूत पद्धति क्या है और समानुपातिक मतदान पद्धति क्या है। किताब में से इसको पढ़ना। सर जो दूसरी वाली पद्धति है राज्यसभा में होती है क्या? क्या? ये जो दूसरी वाली पद्धति है ना, समानुपातिक मतदान हाँ हाँ पद्धति है जो, हाँ। ये राज्यसभा में होती है ना? नहीं, वहां नहीं है, इजराइल का मामला है ये, ठीक है इंडिया ना। में नहीं है? नहीं नहीं, वो तो वो है उसमें